रे पापी मन कर लो जतन, नहीं तो एक दिन पछताएगा जब धीरे धीरे समय बीत जाएगा, जब धीरे धीरे समय बीत जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में, और साथ ही साथ सुपर 30 इंग्लिश स्टडी सेंटर की ओर से भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच वीडियो लेकर के आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवांस रूल्स होंगे। इसमें जैसा कि देखा जाए एडवांस रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपको ट्रांसलेशन टाइप का सेंटेंस नहीं रहेंगे। इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन कि ऑप्शन वाला जो सेंटेंस रहेगा वो किस तरह से उसको हम सोल्व करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और 4 गो जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वहाँ सूटेबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको रूल बाय रूल आपको हम बताएंगे। कम से कम 10 से 12 रूल्स होंगे इसमें, और आप लोग को याद कर लेना है ताकि फाइनल एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत न हो। और आगे भी अगर आप चाहेंगे बैंक, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की अगर तैयारी आप करना चाहेंगे तो अलग से आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। इसलिए जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो चलिए इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको कि एडवांस रूल्स किस तरह का होगा और इसमें इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है बाबू, तो देखिए स्टार बाय स्टार करके हम लिखेंगे रूल्स, नंबरिंग ना देंगे, स्टार बाय स्टार। तो कहने का मतलब है बाबू कि ये आपका रूल फर्स्ट हो गया। ध्यान से समझा जाए कि यदि सेंटेंस में डू या डज लगल रहेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि V1 और V5 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसमें एस या एस ना लगल रहता है वो V1 रहता है, जिसमें एस या एस जोड़ दिया जाता है वो V5 हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि सेंटेंस में आपको डू या डज लगा रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब हमेशा V1 होगा। मैं चाह रहा हूं कि आपको शॉर्ट में बता दिया जाए, उतना लैंग्वेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज देना उचित नहीं है। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे नोटबुक में तो आप लिख सकते हैं कि मतलब यदि सेंटेंस में डू या डज लगा रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब V1 रहेगा। मतलब समझिए बाबू, V1 का मतलब कि जो जन्म से अपने मूल रूप में है, जो सब्जेक्ट के अनुसार यूज, मतलब डू या डज के बाद अगर आता है तो उसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये आपका पहला रूल हो गया कि यदि सेंटेंस में डू या डज लगल रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब V1 होगा। कैसे देखा जाए, जैसे रहेगा कि ही डज नोट, खाली जगह रहेगा और मी लिखा हुआ रहेगा बाबू। ही डज नोट, खाली जगह मी। तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा हेल्प, बी में रहेगा हेल्प्स, सी में रहेगा हेल्प्ड, डी में रहेगा हेल्पिंग। ध्यान दिया जाए, पहला ऑप्शन हेल्प, दूसरा हेल्प्स, तीसरा हेल्प्ड और चौथा हेल्पिंग। आपसे पूछा जाए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रूल आपको क्या लिखवाया गया बाबू कि यदि सेंटेंस में डू या डज लगा रहेगा तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो V1 रहेगा। तो देख लेना है कि V1 कौन है। ये हेल्प है, ये देखिए हेल्प से एस लग गया, ये V5 हो गया। ये हेल्प्ड आपका V2 हो गया, ये हेल्पिंग है, ये V4 हो गया। तो आपको V1 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। इसके बाद अगर देखा जाए एक और एग्जाम्पल,
दे डू नोट खाली जगह मी, दे डू नोट खाली जगह मी, ऑप्शन मिलेगा बाबू नो, बी में न्यू, सी में नॉन और डी में नोज कर देना। पूछा जाए कि बताइए ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें देखना है बाबू कि यदि सेंटेंस में डू या डज लग जाए तो आगे आने वाला वर्ब V1 होता है। अब आपको देख लेना है कि पूरा ऑप्शन में V1 कहाँ पर है, जहाँ पर V1 होगा वही आपका आंसर होगा। तो इन न्यू आपका V2 है, नॉन V3 है और नोज V5 है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, आपका ऑप्शन सही होगा नो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला नियम आप लोग समझ गए। अब देखिए बाबू, ये तो रूल नंबर फर्स्ट था, उतार लीजिए आप लोग इसको, वीडियो को रोक करके। अगला हम अगर स्टार की बात करें तो आपको समझना है कि यदि सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, सेल्डम, हैबिचुअली, ऑफेन, ओकेजनली, etc. का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया गया हो। ध्यान दिया जाए बाबू, यदि सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में ऑलवेज, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, सेल्डम, हैबिचुअली, ऑफेन, ओकेजनली न के बराबर आता है, ओकेजनली नगण्य रहता है ना, यहाँ के बाद आप etc कर दीजिए, ऑफेन, etc का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया गया हो तो इनके साथ भी आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो इनके साथ भी आने वाला टेंस कौन सा टेंस होगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कैसे? तो एग्जाम्पल पर ध्यान दिया जाए, जैसे रहेगा कि राम ऑलवेज टू मार्केट, राम ऑलवेज खाली जगह है टू मार्केट, ऑप्शन नंबर ए में गो, बी में गोज, सी में गॉन, डी में गोइंग। आपसे पूछा जाए बाबू कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो मेन पहचान आपको ये एडवर्ब से होगा, इन सबों को एडवर्ब कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि इनका स्थान कहाँ रहेगा, तो इनका स्थान रहेगा बाबू सब्जेक्ट के तुरंत बाद। यहाँ पर बीच में अगर कोई वर्ब आ जाए तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं रहेगा, फिर वो टेंस बदल जाएगा। आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद कुछ नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट ये एडवर्ब आना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में इनके साथ भी आने वाला जो टेंस होगा वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो कहने का मतलब है बाबू कि ऑलवेज लग गया तो दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ आने वाला टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मालूम है कि V1 या V5 चलता है, जो सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि राम सिंगुलर है, ऑलवेज लगा हुआ है, तो फिक्स कर दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम होना चाहिए कि V1 या V5 चलता है, इसलिए हमको राम के अनुसार यहाँ V5 चाहिए, इसलिए यहाँ पर गोज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा करके, इसको उतार लीजिए, मिटा करके एक और एग्जाम्पल देते हैं। वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए।
रहेगा कि दोज बॉयज नेवर टू टेम्पल। ऑप्शन नंबर ए में गो, बी में गोज, सी में गॉन, डी में गोइंग। पूछा जाए कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए बाबू, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ ये कौन टेंस का सेंटेंस है? हम कैसे जानेंगे कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है? पहले टेंस को हम पहचानेंगे, इसके बाद ना वर्ब का रूप हम वहाँ फॉलो करेंगे या उसमें फिलअप करेंगे या जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसको चूज करेंगे। तो आप देखो बाबू यहाँ पर कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेवर लगल है। आपको बताया गया कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सब एडवर्ब्स में से कोई एक एडवर्ब रहेगा तो इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही V1 या V5 चलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि बॉय में एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो गया तो वर्ब भी प्लुरल चाहिए, यानी कि V1 चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 चलता है। एग्जैक्ट पहचान कहाँ से हो रहा है बाबू? तो एग्जैक्ट पहचान नेवर से हो रहा है, क्योंकि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बॉयज के अनुसार V1 चाहिए, यानी जहाँ पर V1 होगा वही आपका सही हो जाएगा। फाइनल एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा, दिया हुआ रहेगा इस तरह से बोर्ड एग्जाम में, और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। वहाँ हिंदी का कहीं नाम नहीं रहेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश समझना होगा बाबू। ये सब जो रूल्स लिखवाए जा रहे हैं इन सभी रूल्स को समझना होगा, याद रखना होगा, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप वहाँ ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन को आप चुन पाएंगे। तो यहाँ पर गो हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 चलता है। सब्जेक्ट प्लुरल रहने पर V1 से काम चला देते हैं और सब्जेक्ट सिंगुलर रहने पर V5 से काम चला देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये रूल आप समझ गए, यानी इसको लेकर के 2 रूल्स बता दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिएगा इसको। आगे देखा जाए बाबू, अगला रूल क्या होगा। तो अगला रूल की अगर हम बात करें बाबू, तो यदि सेंटेंस के अंत में उतना लैंग्वेज हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर ज़्यादा लैंग्वेज देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अगर नोटबुक में लिखना चाहें तो मैं जो बता रहा हूँ उसको उस तरीक़ा से आपको लिख लेना है। यदि सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में एवरी डे, वीक या मंथ या ईयर, इस तरह से ये इसी स्टार के तहत ही आएगा। ऑन्स अ डे, वीक, मंथ या ईयर, यहाँ के बाद ETC, यहाँ के बाद भी आप ETC कर लीजिए। ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ या ईयर, ETC का प्रयोग किया गया हो तो इनके साथ भी आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। बाबू ध्यान से समझिए, जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को ध्यान से समझिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ऑफलाइन से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑनलाइन में आएगा बाबू, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ उसको आप अच्छा से समझ पाइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक, क्या कह रहा है अगला रूल? देखिए, इसको हम 3 भाग में बांट दिए, तो ऐसा नहीं कि 3 को अलग अलग रूल हो गया, नहीं, इसी स्टार के तहत आ गया बाबू। रूल बाय रूल लिख करके हम आपको स्टार से इंडिकेट कर दे रहे हैं। बाकी आप अपना जो है नोटबुक में जब आप लिखिएगा तो आप चाहे जैसे लिखे स्टार दीजिए या फिर रूल बाय रूल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर स्टार दे करके लिख रहे हैं। देखिए बाबू, बताया गया, देखिए सबसे पहले तो ये समझना है कि ये सब जो एडवर्ब्स हैं इनमें से जो एक एडवर्ब आएगा वो कहाँ रहेगा ना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो कहाँ रहेगा। तो इस सेंटेंस के शुरू में नहीं रहेगा बाबू, सेंटेंस के अंत में रहेगा।
आपको बताया जा रहा है कि यदि सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में ये सब में से कोई भी एडवर्ब के रूप में, यदि सेंटेंस के अंत में एडवर्ब के रूप में इनमें से कोई भी आता है तो उस सेंटेंस को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, यानी इनके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब देखिए बाबू, थोड़ा सा हिंदी समझ लिया जाए। एवरी डे के मतलब हो गया प्रत्येक दिन। अभी ऑब्लिक दिया गया है तो ऑब्लिक दिया गया मतलब डे के जगह वीक भी आ सकता है। एवरी सबके साथ चलेगा। एवरी डे के मतलब प्रत्येक दिन। एवरी वीक के मतलब हो गया प्रत्येक सप्ताह। एवरी मंथ के मतलब हो गया प्रत्येक महीना। एवरी ईयर के मतलब हो गया प्रत्येक वर्ष। ठीक उसी तरह से ऑन्स अ डे, ऑन्स अ डे मतलब होता है दिन में एक बार, दिन में एक बार। ऑन्स अ वीक मतलब सप्ताह में एक बार। ऑन्स अ मंथ मतलब हो गया, ईऑन्स सबके साथ चलेगा बाबू। ऑब्लिक दिया हुआ तो समझिए कि अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये वाला रहेगा। ठीक है, ईयर वहाँ पे कर देंगे। ट्वाइस अ डे मतलब हो गया दिन में दो बार। ट्वाइस का मतलब दो बार होता है। थ्राइस, प्राइस बड़ी चीज़ आएगा, तो ये सब आपको समझना है। वीक मतलब सप्ताह में दो बार। मंथ मतलब महीना में दो बार। यानी ये जो आप तीनों देख रहे हैं ना, एवरी, ऑन्स और ट्वाइस, इसके साथ इसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्लिक कर दिया गया है। तो इनका प्रयोग कहाँ होगा बाबू? इनका प्रयोग होगा सेंटेंस के अंत में। तो समझ जाना है कि इनके साथ भी आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसलिए देख लेना है कि उसमें जो V1 या V5 वाला वर्ब होगा उसको आपको सिलेक्शन करना है। कैसे देखा जाए, एग्जाम्पल पर ध्यान दिया जाए बाबू। जैसे रहेगा कि माय फ्रेंड खाली जगह टू पटना ऑन्स अ वीक। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, कह रहा है कि माय फ्रेंड खाली जगह टू पटना ऑन्स अ वीक। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा बाबू, मतलब ये एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा आपको गॉन, बी में गोज, सी में गॉन, डी में गो। पूछा जाए आपसे कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो कैसे हम जाने कि जो यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटेंस लिखा गया ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो एग्जैक्ट पहचान बाबू देखो यहाँ से हो रहा है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि यदि सेंटेंस के अंत में इनमें से कोई भी आ जाए तो दिमाग में बैठा के लॉक कर लेना है, क्योंकि यहाँ हिंदी न रहेगा बाबू। दिमाग में बैठा के लॉक कर लेना है कि इनके साथ आने वाला टेंस कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फिर आपको समझना है कि भी, तो समझना है फ्रेंड हो गया फ्रेंड, तो देखना है बाबू यहाँ पर कि फ्रेंड जो है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अब आप समझिए कि देखना है कि वर्ब सिंगुलर कौन है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए गॉन है, गोज है, गोन दो गो ऑप्शन हो गया है। यहाँ पर हम कर देते हैं, आपको बता दें कि गोइंग, गोइंग कर दिया जाए तो कौन सही होगा? तो हम देख रहे हैं कि V1 भी है और V5 भी है। एग्जैक्ट हमको पहचान किससे हुआ? ऑन्स अ वीक जो लिखा हुआ है इससे, क्योंकि इसके साथ आने वाला टेंस कोई और टेंस नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हालांकि अपवाद तो हर चीज़ का है, एक और टेंस है वहाँ भी इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो वहाँ भी हम बताएंगे, लेकिन सब टेंस के साथ नहीं आता है, ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ आता है। अब आप समझिए कि इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब आप देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहे तो V1 लगेगा, नहीं तो V5 लगेगा। सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब चाहिए सिंगुलर, यानी कि वैसा वर्ब चाहिए जिसके अंत में एस या एस लगा हुआ होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जैसे रहेगा एवरी वीक, इस तरह से। तो फ्रेंड में देखिए एस लगा हुआ है, फ्रेंड में एस लगा हुआ है तो आपको हो गया प्लुरल, प्लुरल हो गया तो वर्ब चाहिए प्लुरल, यानी आप देख लीजिए
कि कौन सा वर्ब प्लूरल है, यानी कम है, ऑप्शन नंबर वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उतार लीजिए सब लोग वीडियो को रोक करके। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आगे टेंस की ओर बढ़ेंगे। अगला रूल देखा जाए बाबू, यदि सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से किया जाए, यदि सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से किया जाए और वो सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी हो, यानी सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगल रहेगा बाबू, तो इसके साथ भी आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। कौन सा टेंस होगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। सेंटेंस के अंत में ये वाला चीज़ जरूर लगना चाहिए और सेंटेंस का प्रारंभ हेयर या देयर से होना चाहिए। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखा जाए, देयर माई फ्रेंड, इस तरह से देयर खाली जगह माई फ्रेंड। देखिए एग्जैक्ट पहचान हम कैसे समझें कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो एक तो हम देख रहे हैं कि देयर से प्रारंभ हो रहा है, देयर के जगह हेयर भी हो सकता है बाबू, हो रहा है। अंत में देखिए लगा हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो फिक्स हो गया कि इसके साथ आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके साथ जो वर्ब आएगा वो या तो V1 होगा, नहीं तो V5 होगा। अब आप देखिए बाबू कि एकरा में सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हेयर और देयर से प्रारंभ होने वाला उस सेंटेंस में हेयर और देयर सब्जेक्ट नहीं बनता है बाबू, सब्जेक्ट आपको देखिए बाद वाला बनता है। इसलिए फ्रेंड में नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर है। ऑप्शन नंबर ए में लीव होगा, बी में लिव्स होगा, सी में लिविंग होगा, डी में कि विल लिव होगा। बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप समझिएगा कि जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हो गया तो V1 या V5 चाहिए। अब आप देखिए कि फ्रेंड में से नहीं लगा हुआ है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, यानी वैसा वर्ब चाहिए जिसके अंत में एस या एस लगा हुआ होगा, तो आपका लिप्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए बाबू। वीडियो को रोक करके आप लोग नोटबुक में लिखते चलिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत न हो। ठीक है, वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। इस टेंस का प्रयोग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, ध्यान दिया जाए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को दिखलाने के लिए भी किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को दिखलाने के लिए भी किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता क्या है। तो जितना भी जोड़ घटाव गुना भाग जितना भी सब होता है उसको अगर दिखलाना हो तो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखलाया जाता है बाबू। कैसे दिखलाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? तो देखिए जैसे रहेगा कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे रहेगा कि 2 and 2 खाली जगह 4, 2 and 2 खाली जगह 4। तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा बाबू मेक, बी में मेड, सी में मेक्स, डी में विल मेक। पूछा जाए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर इस बात को लेकर के होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि 2 और 2 4 होता है यानी प्लूरल है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोग को बता रहे थे वहाँ पर आपको हम बताए थे कि जब भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की बात आए तो भले वो कितना भी हो, 2 हो 4 हो 10 हो, कितना भी क्यों ना हो, वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है और वर्ब सिंगुलर लगता है। तो अब आप देखिए कि जो सिंगुलर वर्ब होगा सबसे पहले तो फिक्स हो गया कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये तो फिक्स हो गया। अब फिक्स हो गया तो हमको सीधा ढूंढना है V1 या V5। अब V1 तो यहाँ लगेगा नहीं, काहे कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कितना भी क्यों न रहे ये सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब लगता है। ये चीज़ आपको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता चुके हैं। अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मेक्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है बाबू कि V1 या V5 चलता है, तो यहाँ पर V5 लगेगा क्योंकि इन्हें सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिए। अब हम अगर आगे बात करें तो और क्या चीज़ दिखलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है बाबू वो फ्यूचर प्लानिंग को भी दिखलाता है। जब टाइम गिवन हो, ध्यान दिया जाए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और क्या दिखलाता है तो फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग किसको कहते हैं समझना जरूरी है बाबू। फ्यूचर प्लानिंग के मतलब कि भविष्य में कोई काम होगा। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। तो भविष्य में कोई काम होगा उसको भी दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट करता है, लेकिन कब, जब टाइम गिवन हो। टाइम गिवन मतलब कि समय दिया गया हो, समय दिया गया हो, टाइम भी गिवन हो सकता है, डेट भी गिवन हो सकता है, मतलब आगे लिखा हुआ रहेगा कि हाँ आज कल परसों, मतलब इस तरह से वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। फ्यूचर टाइम होना चाहिए बाबू। फ्यूचर से संबंधित जो भी वर्ड आएगा वो फ्यूचर से संबंधित होना चाहिए। उसको भी दिखलाने का काम आपका कौन करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेगा। कैसे, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो द CM खाली जगह द CM खाली जगह हेयर टुमारो, मतलब ही हुआ कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। ध्यान दिया जाए, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो अब आप समझिए बाबू कि आएंगे, ये प्रेजेंट की बात हो रहा है, पास्ट की बात हो रहा है कि फ्यूचर की बात हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं सर ये प्रेजेंट की बात नहीं हुआ, पास्ट की बात भी नहीं, तो फ्यूचर की बात हो रहा है, क्योंकि आएंगे भविष्य में आएंगे। तो देखिए बाबू आगे टुमारो जो है ना, ये आपको फ्यूचर टाइम दे दिया गया है, और आने की जो प्लानिंग है वो फ्यूचर में है। आपको क्या लिखवाया गया कि फ्यूचर प्लानिंग रहे, टाइम गिवन रहे, मतलब फ्यूचर टाइम होना चाहिए, दिया हुआ रहे, तो इसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब देखिए बाबू, सब जगह इंग्लिश जो है हिंदी से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हिंदी से अगर कंपेयर कीजिएगा तो इसका हिंदी होगा कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। बताइए, हिंदी जा रहा है गागेगी में, लेकिन इंग्लिश गागेगी में नहीं बनेगा बाबू, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा V1 या V5 की सहायता से। अगर ये टुमारो नहीं रहता, सिर्फ रहता कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, तो फ्यूचर प्लानिंग ये बता रहा है कि कल आएंगे, मतलब पहले ही से सारा चीज़ उनको व्यवस्था कर दिया गया है, वो कल आएंगे, इस तरह से। तो आपको समझना है कि जब टाइम न दिया रहे तब आप फ्यूचर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टाइम दे दिया जाए फ्यूचर टाइम, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, कम होगा, बी में कम्स होगा, सी में विल कम होगा, डी में की केम होगा। पूछा जाए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप क्या बताएंगे बाबू, बताइए जितना जल्द हो सके। तो CM यानी कि सिंगुलर है, वर्ब चाहिए सिंगुलर। हम देख रहे हैं कि फ्यूचर टाइम दिया हुआ है और वो भी आने की बात हो रहा है, तो फ्यूचर प्लानिंग है, टाइम दिया हुआ है, तो दिमाग में बैठा के लॉक कर लेना है कि आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब आप देखिए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो देख लेना है कि V1 या V5 कहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि V1 है, ये आपका V5 है, लेकिन आएगा कौन, दोनों थोड़ी आएगा, आएगा कौन यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा बाबू V1 नहीं बल्कि V5। क्यों, क्योंकि CM सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बाबू कम्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप लोग वीडियो को रोक करके सब नोटबुक में लिखते चलिए, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत न हो, और जो भी चीज़ तैयारी करें आप अच्छा से करें। टेंस ख़त्म करने के बाद मैं बुक का वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के बीच भेजूंगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं वैसा पढ़ाऊंगा और एक एक बात आपको दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आप इसको उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या दिखलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो और आपको दिखलाएगा बाबू, कंडीशनल सेंटेंस में आएगा। कंडीशनल सेंटेंस को भी दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट करता है। अब समझना यह है कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल के अगर हिंदी पूछा जाए तो शर्त सूचक होता है। कंडीशनल के हिंदी होता है बाबू शर्त सूचक। शर्त सूचक के मतलब क्या, कि एक शर्त रखा जाएगा कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक अगला काम नहीं होगा, उसको हम लोग शर्त सूचक कहेंगे। कैसे, देखिए बाबू, तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, तो कंडीशनल सेंटेंस में होगा कि कंजक्शन के रूप में आएगा बाबू इफ या व्हेन या एज सून एज या एज लॉन्ग एज या टिल या अनटिल या अनलेस या बिफोर या आफ्टर, ETC और भी आता है, तो बस इतना याद रखिए, इतना काफ़ी है। देखिए बाबू, बात को समझिए। पहले कंडीशनल सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड आ गया तो जिस सेंटेंस का प्रारंभ इनमें से किसी एक कंजक्शन से किया गया हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे और जो अगला सेंटेंस होगा उसको हम फ्यूचर में लिखेंगे। दिमाग में बैठाइए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको फाइनल एग्जाम में, इसलिए इसको भी कर देना है। और आप ध्यान से समझिए हम क्या बता रहे हैं आपको। हम बता रहे हैं बाबू कि कंडीशनल सेंटेंस रहेगा, यानी कि शर्त सूचक सेंटेंस रहेगा। अभी सिर्फ समझिए, एग्जाम्पल देंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। अभी यहाँ पर इसको समझिए, बाकी तो फिर एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल में आपको अच्छा से समझ में आ ही जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस रहे और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा बाबू कि कंजक्शन के रूप में इफ या व्हेन या एज सून एज या एज लॉन्ग एज या टिल या अनटिल या अनलेस या बिफोर या आफ्टर लगा रहे। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सब कंजक्शंस में से किसी एक कंजक्शन तभी आएगा जब डबल सेंटेंस रहेगा, दो सेंटेंस रहेगा तब आएगा बाबू। तो रहेगा तो जिस सेंटेंस का प्रारंभ इस कंजक्शन से किया गया हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और जो दूसरा सेंटेंस होगा यानी जो कंजक्शन से शुरू नहीं होगा उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे बाबू। अब बात रहा कि सेंटेंस के प्रारंभ में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। तो चाहे जहां भी रहे, जिस सेंटेंस का प्रारंभ कंजक्शन से होगा उसको हमको सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। भले ही हिंदी कुछ कहे, हिंदी पर हमको नहीं जाना है बाबू, हमको इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है। कुछ कहे लेकिन और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको हम लोग फ्यूचर में रखेंगे। कैसे देखा जाए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, पहले हिंदी थोड़ा सा देख लीजिए। यदि वह यहाँ आएगा, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल के मतलब ये हुआ कि जब तक पहिल का काम नहीं होगा तब तक दूसर का काम नहीं होगा। माने बोलने वाला आदमी एक शर्त रख रहा है कि जब तक वह यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, यानी आएगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये शर्त रख रहा है कि आएगा तब हम पढ़ाएंगे। तो ऐसी इस सेंटेंस को हम लोग कंडीशनल कहते हैं। अब कंडीशनल में देखिए बाबू हम क्या बताएं कि जिस सेंटेंस का प्रारंभ डबल सेंटेंस है, देखिए यह वहाँ आएगा मैं उसे पढ़ाऊंगा, तो ये डबल सेंटेंस हो गया। जोड़ने का काम यदि किया, ये कंजक्शन है। कंजक्शन का भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल सिलेबस को देखना है, 12th का जो सिलेबस है उसको देखना है। इसके बाद हम लोग आगे पार्ट बाय पार्ट प्रत्येक ग्रामर नाउन से लेकर के आपको कंजक्शन इंटरजेक्शन तक का मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल आपको 12th देखना है। इसके बाद मैं बारी बारी से ये चीज़ करूँगा। चलिए ध्यान दीजिए,
ये कैसे बनेगा बाबू? तो यदि क्या होता है, इफ ही खाली जगह हियर आई शैल हेल्प हिम। ध्यान दिया जाए बाबू, हिंदी वहाँ नहीं रहेगा। आप एग्जाम में हिंदी नहीं रहेगा, एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश टू इंग्लिश आपको समझना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कम हो जाएगा बाबू, बी में कम्स हो जाएगा, सी में केम हो जाएगा, डी में विल कम हो जाएगा। आप ही बताओ बाबू कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब ऑप्शन वाला है, ये सब ऑप्शन वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम क्या बताएं कि डबल सेंटेंस रहेगा। जिस सेंटेंस का प्रारंभ ये सब कंजक्शन से किया जाएगा, उस सेंटेंस को हमको रखना है बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और अगला जो होगा उसको फ्यूचर में रखना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो एग्जैक्ट पहचान देखो बाबू, आगे शैल या विल लग गया है। तो शैल या विल जब लग गया तो इतना तो फिक्स हो गया है कि जब अगला फ्यूचर है और ई वाला कंजक्शन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी फिक्स हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, क्योंकि एगो फ्यूचर में रहेगा तो एगो प्रेजेंट में होना अति आवश्यक है। कब? जब ये सब कंजक्शन से शुरू होगा तब। अब देख लेना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगा देना है, यानी कि देख लेना है कि वर्ब कौन सा सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर बी सिंगुलर है। मतलब समझना बाबू कि जिस सेंटेंस का प्रारंभ ये सब कंजक्शन से होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, और अगला जो सेंटेंस होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। तो ये सेंटेंस ही आपको बता देगा। यहाँ पर तो फ्यूचर ऑलरेडी दे दिया, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जब वो फ्यूचर दे दिया तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर आप इसको हिंदी से कंपेयर करते हैं तो आप समझिए, दोनों सेंटेंस के हिंदी के अंत में देखिए गा गेगी लगा हुआ है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ई वाला होना चाहिए था, विल कम होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के अंत में गा गेगी लगल है, तो शैल भी लगाएंगे तब ना गा गेगी होगा उसका हिंदी। लेकिन नहीं बाबू, आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसको नहीं लगाना है, क्योंकि दो सेंटेंस रहे कंजक्शन से शुरू हो तो पहिलका को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, जो कंजक्शन से शुरू होगा उसको, और जो कंजक्शन से बाहर रहेगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। अब बात रहा बाबू कि क्या ये हमेशा शुरू में रहेगा ये कंजक्शन? तो नहीं, शुरू में नहीं, बीच में भी आ सकता है। कैसे? इसको आप उतार लीजिए ना, वीडियो को रोक करके। चलिए देखिए बाबू, इस वीडियो को अंत तक आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी एडवांस रूल्स है वो सब को हम इसी में बता देंगे, इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा तो उससे दिक्कत नहीं है। देखिए बाबू, आई शैल, एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प देम एज सुन एज दे हियर। देखा जाए बाबू, कह रहा है कि आई शैल हेल्प देम एज सुन एज दे खाली जगह हेयर। ऑप्शन नंबर ए में कम, बी में कम्स, सी में कमिंग, डी में केम। पूछा जाए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप क्या बताओगे बाबू? जितना जल्द हो सके आप बताइए हमको। आई शैल हेल्प देम एज सुन एज दे हेयर, कह रहा है कि मैं उन लोगों को मदद करूंगा ज्यों ही वे लोग यहाँ आएंगे। तो हिंदी जा रहा है बाबू गागेगी में, लेकिन आप सोचिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश हम इसको कैसे करें। मैं प्रारंभ से बताते आ रहा हूँ कि आप जब टेंस पढ़ रहे हैं तो पहचान पर कम ध्यान देना है, ज़्यादा उसका सेंस पर ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर कौन ऑप्शन सही होगा बाबू? आई शैल हेल्प देम एज सुन एज दे खाली जगह हेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, हम कैसे समझें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देख लेना है बाबू कि एगो तो शैल विल से बन गया, फ्यूचर हो गया, और दूसरका के देख रहा है, दूसरका सेंटेंस के कि प्रारंभ हो रहा है ये सब वाला कंजक्शन से। तो यहाँ फिक्स हो गया कि आने वाला जो ये सेंटेंस है वो चाहे तो V1 से बनेगा, नहीं तो V5 से बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। अब देखना है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। अब बताइए बाबू, दे जो है ये प्लूरल है तो हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, यानी V1 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये सब उतार लेना है, नोट बनाते चलिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने के लिए भी किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने के लिए भी किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है बाबू सर्वव्यापी सत्य। सर्वव्यापी सत्य के मतलब हुआ कि जिसे सब लोग जानते हैं, सबको पता है, वैसे सेंटेंस को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो अब कहने का मतलब है बाबू कि किस तरह के सेंटेंस होगा, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे सूर्य पूरब में उगते हैं, सूर्य पश्चिम में डूबते हैं, ये सब सेंटेंस जो होता है। कोयला काला होता है, ये सब कोई जानता है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो इस सब जितने भी सेंटेंस हो गए जिसे सब लोग जानते हैं, पहले से ही ऑलरेडी जानते हैं। पृथ्वी गोल है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ई जयमार से बनेगा, तो ई जयमार को भी इसी में रखा जाता है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कुछ लोग इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह देता है, तो इसी में रखा जाता है, क्योंकि ईज जो है वो आपका V5 है और आर जो है वो V1 है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। कैसे देखा जाए, जैसे रहेगा बाबू कि वाटर, एग्जाम्पल में देखिए, वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए में बॉयल, बी में बॉयल्स, सी में बॉयल्ड, डी में विल बॉयल। बॉयल मतलब उबलना होता है बाबू। पूछा जाए कि बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो पहले आपको सेंस को समझना है। पहले ही देखना है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या उबलेगा, उबलता था कि उबलता है। तो आप सीधा कहें कि था उगागेगी में लेकर के गए तो हिंदी सूटेबल ना किया, यानी उबलता है। और वैसे भी समझिए कि सब कोई जानता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। और यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने का काम बाबू करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए V5 चाहिए, यानी बॉयल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके इसको उतार लिया जाए। एक और एग्जाम्पल देते हैं बाबू, एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इसको भी आप देखिए। जैसे रहेगा कि द सन खाली जगह इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए में राइज, बी में रोज, सी में राइजेन ना, डी में विल राइज। बताइए, पूछा जाए कि चारों ऑप्शन में कौन सही होगा, तो आपको सीधा पहले सेंस को समझना है कि सूर्य पूरब में उगते हैं, इसका मतलब ही हुआ कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ के मतलब आप ये समझिए कि जिसे सब लोग जानते हैं, तो इसको भी दिखलाने का काम बाबू आपको करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेगा। अब आपको देख लेना है कि सन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या चलेगा बाबू, चाहे तो V1 चलेगा, नहीं तो V5 चलेगा। अब आप देखिए कि V1 और V5 चलेगा, तो कहाँ पर V1 या V5 है, तो राइज V1 है। और आपको बता दें, एक मिनट यहाँ पर राइजेज कर दिया जाए, ई वाला हो गया आपका V5, काहे कि राइजेज कहीं दिया हुआ नहीं था और हमको ज़रूरी भी है यहाँ ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू बी। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। और आपको समझना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीधा V1 या V5 चलता है, इसलिए जो भी होगा V1 या V5, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो V1 से काम चला देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो V5 से काम चला देंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वीडियो को रोक करके आप इसको भी उतार लीजिए। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में और भी सेंटेंसेस को दिखलाता है। जैसे आपको रहे कि एक और एग्जांपल, वाटर खाली जगह कलरलेस, कलरलेस, ऑप्शन नंबर ए में ईज, बी में आर, सी में वाज, डी में वर। तो आपको समझना है बाबू कि पानी रंगहीन होता है, तो पानी रंगहीन होता है तो सब कोई जानते हैं, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट करता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझिए बाबू, आर, ईज एम आर को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही श्रेणी में रखा जाता है।
भले ही ट्रांसलेशन आपको अलग से बता दिया जाता है अलग करके कि मैंने ईज एम आर का यूज ऑफ ईज एम आर ऐसे बताया जाता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट कह देते हैं उसको। तो आर हो गया, ईज हो गया, एम हो गया, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वर्ब है। तो आप समझिए कि पानी रंगहीन होता है, तो पानी रंगहीन होता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको ही जानते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखलाने का काम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है बाबू। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम होना चाहिए, आर जो है बाबू ये V1 है और ईज जो है ये आपका V5 है, क्योंकि देखिए एस लगा हुआ है। तो V5 तो आप समझ लीजिए कि आपका वाटर जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए बाबू? सिंगुलर चाहिए। तो बताइए, हालांकि वाज भी सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, लेकिन ये पास्ट में ना चल जाएगा। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वर्ब चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बाबू। जितना भी हम रूल स्टार पॉइंट दे करके लिखवा रहे हैं उस सबको आप लोग नोटबुक में लिखिए, उतारिए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और क्या दिखलाता है बाबू? तो ये दिखलाता है वर्षों से चली आ रही प्रथा, चली आ रही प्रथा या रीति रिवाज। ध्यान से समझिए बाबू, वर्षों से चली आ रही प्रथा या रीति रिवाज को दिखलाने का काम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। अब इसको हम कैसे समझें कि वर्षों से चली आ रही प्रथा को कैसे समझें? तो इसको समझना है बाबू, आप एग्जाम्पल समझ पाएंगे। जैसे वर्षों से चली आ रही प्रथा का मतलब क्या कि मान लीजिए हिंदू लोग जो है अपने मृत शरीर को जलाते हैं, ये को प्रथा हुआ। हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, ये को प्रथा हुआ ना। और भी वैसे बहुत सारे मतलब सेंटेंसेस होंगे जो बहुत पहले से, जैसे हम लोग होली मनाते हैं, हिंदू लोग होली मनाते हैं ना। जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग अपना जो है उन लोग का त्यौहार होता है वो मनाते हैं। तो कहने का मतलब है जुमा वगैरह ये सब कुछ होता है उन लोग का, तो वो सब मनाते हैं, ईद मनाते हैं। तो ये सब प्रथा है, वो वर्षों से चली आ रही प्रथा है। इसको दिखलाने का भी काम बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेगा। तो कैसे, चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे रहेगा बाबू, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रहेगा कि द हिंदूज खाली जगह देयर डेड बॉडीज इन फायर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में होगा बाबू बर्न, बी में हो जाएगा बर्नट, सी में हो जाएगा बर्न्स और डी में हो जाएगा विल बर्न। बताइए बाबू, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कह रहा है कि हिंदू लोग अपने मृत शरीर को आग में जलाते हैं। तो ये वो प्रथा ना हो गया, बहुत पहले ही से ही प्रथा चलते आ रहा है। तो इस ऐसी प्रथा को दिखलाने का भी काम बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है तो आप देखिए कि हिंदू में एस लगा हुआ है तो प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया तो वर्ब चाहिए प्लुरल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चाहे तो V1 चलेगा, नहीं तो V5 चलेगा। तो V1 चलेगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बर्न। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे रहेगा कि हिंदू, ए हिंदू बॉय विथ ए हिंदू गर्ल। तो ऑप्शन नंबर ए में मैरी, मैरी मतलब शादी करना बाबू, बी में मैरिज, सी में मैरिड, डी में विल मैरी। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैरी, मैरिज, मैरिड कि विल मैरी? तो आपको समझना है कि प्रथा नहीं हो गया बाबू, वर्षों से चली आ रही प्रथा है कि जब लड़का हिंदू है तो लड़की भी हिंदू होना चाहिए, मतलब रीति रिवाज के अनुसार। ठीक है, तो ए हिंदू बॉय विथ ए हिंदू गर्ल, मतलब एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से मतलब शादी करता है या उसका शादी हिंदू लड़की से होता है। तो ये वो प्रथा है। प्रथा को दिखलाने का काम भी बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे तो V1 लगेगा, नहीं तो V5 लगेगा। अब आप देखिए कि एक लड़का है तो सिंगुलर है, वर्ब चाहिए सिंगुलर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस रूल, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 गो और जब हम पढ़ा लेंगे प्रेजेंट वाला, तो आपसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, सब मिक्स रहेगा। अभी अगर हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो आप लोग एक भी गलती नहीं कीजिएगा, सब सही कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता है रहेगा ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ावे किए हैं, तो जहाँ V1 और V5 हम देखेंगे उसको सही कर देना है। लेकिन हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 4 गो टेंस कम से कम पढ़ाएं, इसके बाद एक बार आपसे प्रैक्टिस करवा लें। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवांस रूल। सभी रूल्स को आप देख लीजिएगा। 1-2 रूल और है, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कहीं कहानी सुनता है या किसी फिल्म को देखता है और प्रेजेंट में उसको व्यक्त करता है, तो उसको भी प्रेजेंट में रखा जाता है। न्यूज़पेपर का हेडलाइन जो होता है वो भी प्रेजेंट में लिखा जाता है। तो इस तरह के और भी कुछ हैं, लेकिन वो सब आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। जो आपको एग्ज़ाम के लिए कहा है कि अभी सिलेबस देखना है बाबू, एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी चीज़ था उसको मैंने बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। लॉकडाउन की अगर बात है तो लॉकडाउन अगर 15 तक वेट किया जा रहा है, 15 मई तक। अगर आगे खुलने की वैसा कुछ ऑर्डर्स आते हैं तो खोल दिया जाएगा, और नहीं तो फिर आप लोग इंजॉय कीजिए ऑनलाइन ही पढ़कर। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।